Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science and we are continue our chapter number 3, metals and non-metals. In the previous class we started the chapter and we already studied about some physical properties of metals. पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उस में हमने ये जान लिया कुछ मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने जान लिया था और उसकी क्रम में आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉकिंग अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं मेटल्स की। इसमें हमने आगे देखते हैं डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। इफ यू टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बने रहते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। उस फोर्स के कारण ये एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े रहते हैं, यानी कि नज़दीक होते हैं। स्पेस कम होता है, नज़दीक होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी अपने आप में ज़्यादा हो जाती है। except sodium and potassium. इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स की जो डेंसिटी है वो अपने आप में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला अगर इसके अंदर देखें तो आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः अगर बात करें, जनरली they have means the metals have high melting point and high boiling point। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अपने आप में दोनों ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। एक्सेप्ट, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, देख लें अगर आप तो फिर उसी में आएगा एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, मरकरी एंड सीजियम। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं, या ये कहें कि हाई होते हैं। अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में मिलते हैं? Metals generally found in solid state at room temperature। रूम टेम्परेचर पर अगर आप बात करेंगे तो जितने भी मेटल्स हैं सामान्यतः वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन कुछ एक जो है अपने आप में एक्सेप्शन है मरकरी की बात करते हैं। इसमें मरकरी जो है वो अपने आप में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है। बाकी के सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। तो ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं।
इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करेंगे। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले या पिछले वीडियो में कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक अच्छे कंडक्टर के तौर पर जाना जाता है। नंबर 2, आयोडीन इट्स ऑल्सो अ नॉन मेटल, is a lustrous non-metal, is a lustrous non-metal। एक तरीके से लस्ट्रस नॉन मेटल है। हमने यहाँ पढ़ा था इससे पहले कि सभी जो मेटल्स हैं उनके ऊपर चमक पाई जाती है। ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, उनके ऊपर चमक मौजूद होती है, दे हैव शाइनी सरफेस। बट आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी लस्ट्रस है, यानी कि उसके ऊपर भी काफी चमक अपने आप में मौजूद होती है। नंबर 3, डायमंड। डायमंड or known as the hardest substance known, and it is a non-metal। हम इससे पहले पढ़ रहे थे सॉलिड यानी हार्डनेस के बारे में, और ये जाना था कि मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, दो को छोड़कर बाकी सभी जो मेटल्स हैं वो अपने आप में हार्ड होते हैं, यानी कि उनकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये सबसे कठोर सब्सटेंस के तौर पर जाना जाता है, एंड इट इज अ नॉन मेटल, और ये अपने आप में एक नॉन मेटल है और उसके बावजूद भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो क्यों ये नहीं कह सकते कि मेटल ही अपने आप में हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नॉन मेटल्स भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनकी हार्डनेस अपने आप में काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, मरकरी। मरकरी which is a metal but found in liquid state। मरकरी एक मेटल होने के बावजूद भी ये सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो अपने आप में सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी उसके अंदर एक एक्सेप्शन है। ये मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड स्टेट में मौजूद रहता है। नंबर 5, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम एंड मरकरी have low melting
एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सब जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है। लेकिन ये देखिए एक्सेप्शंस, मरकरी, सीजियम, गैलियम, पोटेशियम, सोडियम, ये ऐसे मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा कम होता है। डायमंड की इसमें बात करते हैं दोबारा से। डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मेटल्स की तरह ही डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में बहुत ऊंचा होता है। सोडियम, और इसके आगे बात करें तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी अपने आप में कम होती है। दे आर नोन एज द सॉफ्ट मेटल, इनको सॉफ्ट मेटल के नाम से जाना जाता है। और अब तक हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स आर हार्ड, ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन देता है, बिकॉज ऑफ दीज आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन इजीली कट विद द नाइफ, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये जान लेंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसके अंदर एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। बाकी अगर और ज़्यादा और नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो हैं वो अपने आप में सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर नहीं जाने जाते, हीट के अच्छे कंडक्टर के तौर पर नहीं जाने जाते, उनकी डेंसिटी कम होती है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इस तरीके से हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के द्वारा शो कराई जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। First, if we talking about the chemical properties of the metals react with the different rate, with difference with the different types of substance। हम बात करें तो मेटल जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ अपने आप में रिएक्ट करते हैं, और हर एक मेटल्स का भी अपने आप में रिएक्शन करने का जो रेट है वो अलग अलग होता है। अलग अलग चीज़ों से वो रिएक्ट करते हैं, सेम चीज़ से ही अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उनका बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। वहीं पर वाटर के साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ रिएक्शंस, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ नॉर्मली रिएक्ट कर लेते हैं विद नॉर्मल कंडीशंस। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि भाप से साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ गैसीय स्टेट में रिएक्शन करते हैं। एसिड्स के साथ भी अलग अलग तरीके से होगा। देखते इसके अंदर देखेंगे हम किस तरीके के रिएक्शन होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ वो किस तरीके का रिएक्शन शो कराता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। Almost all metals combine with oxygen and form metal oxides। लगभग सभी मेटल्स जो हैं, कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, या कहें रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद
मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड इनके द्वारा बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखें और उसके बाद हम रिएक्शन को शो करा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां से उसी मेटल का ऑक्साइड बनाएगा जिस मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराया है। जिस तरीके से देखें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, when copper is react with oxygen that will form copper oxide. When copper is react with the oxygen it will form copper oxide. बैलेंस करना अगर जाने तो इस तरीके से इसको बैलेंस किया जा सकता है। Two atom of copper as react with the one molecule of oxygen gives 2 molecules of copper oxide। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड मिल जाता है। यहाँ पर कॉपर मेटल का ही हमने रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया था, तो जो मेटल ऑक्साइड मिलेगा वो भी कॉपर का ही मिलेगा। रिएक्शन कौन से बेस पर करते हैं, वही हमारे 9th में सीखा था कि इनकी बैलेंसी अपने आप में कितनी होती है, कौन से के ऊपर पॉजिटिव कौन से के ऊपर नेगेटिव होती है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और जब क्रिस क्रॉस मेथड से हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो उससे पता चलेगा कि किस तरीके का। तो हमारा जो पिछला हमने रिएक्शन देखा उस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड मिला, सोडियम ऑक्साइड मिला। इस तरीके के जो ऑक्साइड्स मिलते हैं इनका नेचर जो है वो अपने आप में बेसिक का होता है। अगर हम नेचर की बात करें कि किस तरीके का नेचर उनका होगा, तो जो वहाँ पर ऑक्साइड्स मिले उनका नेचर जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स होगा, वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। और वहीं पर कुछ और ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। इनके अलावा भी कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो वहाँ पर बनते हैं। तो उस तरीके के ऑक्साइड्स वो अपने आप में बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं और उस तरीके के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। यानी कि चाहे किसी भी तरीके का ये बने और ये अपने आप में जब एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं, या ये कहें कि सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जाना जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के तौर पर इनको जाना जाता है। नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दोज व्हिच आर बेसिक एंड एसिडिक बोथ। Those metallic oxide which shows the property of basic oxides and acidic oxides both। जो दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को शो कराते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के तौर पर जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, तो वहाँ लिखेंगे कि इस तरीके के ऑक्साइड्स जो कि बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड दोनों तरीके का रोल प्ले करते हैं तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के तौर पे जाना जाता है। और उस तरीके का एल्शियम, उस तरीके के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आता है आपका एल्युमिनियम, उस एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आता है आपका जिंक ऑक्साइड। कोई सा भी एग्जाम्पल वहां पर आप दे सकते हैं। होता कैसे है अगर हम इस रिएक्शन में अगर हम देखें और किस तरीके से ये सॉल्ट को बना लेते हैं, इस का एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो होता है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड का होता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करेंगे तो बनेगा ZnO। और जब एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद एसिड, अगर हम ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है और जब वो एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तब देखिए किस तरीके का रिएक्शन होता है। Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड when react with the 6 molecule of hydrochloric acid, 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब वहां से हमें सॉल्ट मिल जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये एसिड की तरह, यहाँ पर ये जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। अब रिएक्शन विद बेस देखें, रिएक्शन विद बेस, अब बेस की तरह कैसे रिएक्शन करता है,
बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पर अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले लीजिए आप, तब यहाँ से जो इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा 2NaAlO2 प्लस H2O। अब यहाँ से भी ये सॉल्ट बना है, वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब यहाँ पर जो ये बिहेव कर रहा है वो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एक बार इसने बिहेव किया बेस की तरह, एक बार इसने बिहेव किया एसिड की तरह। तो जब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे कोई ऑक्साइड, कोई मेटलिक ऑक्साइड, तो उस तरीके के मेटलिक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरीके से आप बाकी के बारे में भी जान लेंगे। आगे हम देखते हैं इसमें most metal oxides are insoluble in water but some dissolve to form alkalis like sodium and potassium oxides। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water but sodium dissolve to water and form alkali। सोडियम डिसॉल्व हो जाते हैं और वो अल्कलीज बना लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड्स है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड की, ये अपने आप में जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो वहां से अल्कली के तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं, अल्कली बना लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट vigorously with oxygen। यानी हम बात कर रहे हैं कि किसकी, कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं, that they catches fire, if kept in open। अगर इनको खुले में रखा जाए, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं कि अगर इनको खुले में रखा जाता है तो ये अपने आप में जलने लगते हैं। इसलिए क्या है, इनको खुले में नहीं रखा जाता। दे कैन इजिली कैचेस फायर, बहुत तेजी से जलने लगेंगे, इसलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता। दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन अ केरोसिन ऑयल। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इनको नहीं लाना चाहिए, नहीं तो तेजी से जलने लगेंगे, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, जिससे इसके अंदर किसी तरीके से आग ना लग पाए। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको भी ये बड़ा नोट कर लेंगे आप कि किस में डुबो के रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर। अब ये अल्कली कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास मौजूद थे, सोडियम ऑक्साइड मौजूद था Na2O, ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड था। जब हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करा दिया, हमने कहा था कि जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया जाता है तो वहाँ से वो अल्कली बना लेते हैं। अल्कली माने बेस, अल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि वो बेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम अल्कलीज के नाम से जानते हैं। तो जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वहाँ से वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी कि NaOH बना लेता है, जो कि अपने आप में क्या होता है, अल्कली होता है, या इसको हम बेस के तौर पर भी जानते हैं। ओके, now the next reaction with water we will study in the next video।